हाँ, तो कैसे हो भाई आप लोग सब? कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। तो हम डिस्कस कर रहे थे मोसबोर स्पेक्ट्रा। मोसबोर स्पेक्ट्रा में क्या देख लिया था अपन ने फाइनल वालों में? अपन ने कहाँ तक देख लिया था भाई? अपन ने मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बेसिकली इंट्रोडक्शन वगैरह प्रिंसिपल वगैरह देख लिए थे यहाँ पे। तो मैंने बताया था मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रीजन में होती है भाई? गामा रीजन में, गामा रे में रीजन है ना, गामा रीजन में होती है। तो मैंने क्या बात की थी भाई मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर? यहाँ पे मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या रिस्क बताता है कि जब सोर्स, ये कोई सोर्स है, ठीक है भाई, और ये कोई सैंपल है, सोर्स से ग्राउंड स्टेट है इसकी और एक्साइटेड है स्टेट। जब ये मॉलिक्यूल एक्साइट एटम यहाँ से जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो क्या करता है? फोटोन रिलीज करता है, एच म्यू यानी रे, गामा रे क्या करता है? रिलीज करता है, जो क्या होता है? सैंपल के द्वारा ले ली जाती है। अरे भाई सैंपल के द्वारा ले ली जाती है और फिर उसका क्या किया जाता है? उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, इस गामा को, फोटोन को क्या किया जाता है? सो सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर यहाँ से यहाँ पे किसके पास भेज दिया जाता है? डिटेक्टर के पास, डिटेक्टर के पास भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से डिटेक्टर से रिकॉर्डर, रिकॉर्डर के पास क्या बन जाता है? स्पेक्ट्रम बन जाता है। वहीं यहाँ पे स्पेक्ट्रम बन जाता है, यानी रिकॉर्डर से स्पेक्ट्रम मिल जाता है। अपन ये बात अपन ने देखी भाई। तो गामा रीजन में ये किसने दिया था? रुडोल्फ मोसबो ने दी थी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे मोसबोर स्पेक्ट्रा के अंदर कि यहाँ गामा रीजन में तो होती है। तो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल क्या था इसका कि जब कोई मॉलिक्यूल CO57 उसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके यहाँ पे क्या बनाता है? एक कम वाला CO15 यहाँ पे क्या बनाएगा? Fe57 एक्साइटेड स्टेट वाला मॉलिक्यूल बना दिया इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके। तो ये अपनी इसकी आई की वैल्यू जो होती है 3/2 होती है एक्साइटेड में। तो ग्राउंड स्टेट में जाता है, जब ग्राउंड स्टेट में जाता है, ठीक है भाई, 57 आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है? 1/2। फिर यहाँ से जो फोटोन रिलीज हुआ एच म्यू, उसको क्या किया जाए? ऑब्जर्वर यानी सैंपल के द्वारा ले लिया गया, यानी कि डिटेक्टर पे भेज दिया गया। तो ये सारी बातें अपन ने देख ली थी। फिर मैंने कहा था कि ये किन में पढ़ी जाती है मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी? जिनमें न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू जो हो वो क्या हो? अलग अलग। न्यूक्लियर जो हो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। उन मॉलिक्यूल्स में अपन क्या पढ़ते हैं भाई? मोसबोर स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। इतनी बात अपन ने देख ली थी। फिर अपन ने देखा था रिकॉइल एनर्जी, रिकॉइल एनर्जी देखी थी भाई, जिसका फॉर्मूला आया था E बराबर ER बराबर E²/2mc²। तो मैंने क्या कहा था? 2mc²। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था भाई कि जब किसी सोर्स के द्वारा सैंपल पे एनर्जी डाली जाती है, ठीक है भाई, जैसे 10 जूल में यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी के बीच में जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी बच्ची थोड़ी बहुत, जैसे मान लो 2J एनर्जी का लॉस हो गया, तो लॉस हुई एनर्जी को क्या बोलते हैं? रिकॉइल एनर्जी बोलते हैं, जिसे ER बराबर 2E²/2mc² के द्वारा अपन सोल्व कर सकते हैं। यानी कि जब मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि जब गन चलाते हैं तो गन के पीछे बैकग्राउंड में वापस झटका मारती है, तो उसमें भी क्या होती है? रिकॉइल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद में अपने डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट देखा था भाई। ई जहाँ पे क्या था? ER बराबर क्या था? ई बराबर क्या था? ER 1+μ/c, यही था भाई फॉर्मूला, यही था। तो ये फॉर्मूला है था। उसके बाद में शिफ्ट, मोसबोर शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट क्या थी भाई? डॉपलर शिफ्ट क्या थी? डेल E बराबर क्या थी भाई? म्यू गामा इंटू μ/c, ये फॉर्मूला आया था कुछ अपना, यही आया था भाई। डेल E नहीं था भाई, डेल म्यू था यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ऐसे आया था। तो यहाँ पे म्यू गामा क्या था? यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना था अपना? डेल म्यू बराबर वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू यहाँ पे क्या था? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बाय द सोर्स, फ्रीक्वेंसी बाय द शिफ्ट बाय द सोर्स डिवाइड बाय सैंपल या स्पीड ऑफ द लाइट, ये सारी बातें भाई अपन ने देख ली थी।
तो ये सारी बातें अपन ने देख ली थी। अब इसके आगे, इनके आगे अपन क्या डिस्कस करेंगे आज, वो चीज़ देखते हैं भाई, अच्छे से समझना भाई। देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिकॉर्डिंग ऑफ मोसबेर स्पेक्ट्रो। क्या हुआ भाई, टॉपिक क्या है अपना, रिकॉर्डिंग ऑफ मोसबेर स्पेक्ट्रा। तो रिकॉर्डिंग ऑफ मोसबेर स्पेक्ट्रा क्या है भाई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई प्लॉट बनाते हैं अपन, एक ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, गामा रे और स्पीड ऑफ सोर्स। ये क्या होगी, स्पीड ऑफ सोर्स, और ये क्या होगी, गामा रे की इंटेंसिटी यहाँ पे बोल सकते हैं काउंटर, या परसेंटेज ट्रांसमिटेड, गामा रे ट्रांसमिटेड या गामा काउंटर। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, ऐसे मान लो, यहाँ पे मान लो -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है भाई, 0 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +4 +5, ये कुछ वैल्यूज आती है, ठीक है भाई। तो अब इनके बीच एक ऐसा ग्राफ आता है भाई, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, यह है 0 पे, यहाँ पे क्या है 0 पे, इसको बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट या केमिकल डेल्टा, ठीक है भाई, केमिकल शिफ्ट या डेल्टा बोलेंगे। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कैसे, कि अपन रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे जब गामा काउंटर या स्पीड ऑफ द सोर्स के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो सेंटर बिंदु 0 पे जो आया उसको तो बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। तो जो न्यूक्लियाई है, मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियाई, अपन न्यूक्लियाई की बात में डिस्कस करते थे भाई, यहाँ पे न्यूक्लियाई के बारे में, जैसे FeCO, इनके न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका जो ग्राउंड स्टेट GS और ES यानी एक्साइटेड स्टेट में जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इनका केमिकल एनवायरनमेंट जो होगा, केमिकल एनवायरनमेंट वो डिफरेंट होगा भाई, क्या होगा, डिफरेंट, समझ रहे हो मेरी बात। केमिकल एनवायरनमेंट जो होगा एक्टिव न्यूक्लियाई का सैंपल में, अरे जो सैंपल लेते हैं उसका जो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में केमिकल एनवायरनमेंट क्या होगा, अलग अलग, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव में और नेगेटिव में आती है भाई यहाँ पे, अरे तभी तो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में आएगी। कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिकॉर्डिंग यानी इनका जब प्लॉट बनाते हैं अपन, तो यहाँ पे अपने पास जब कोई न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई है का सोर्स सैंपल है, ठीक है भाई, कोई एक्टिव न्यूक्लियाई का सैंपल है भाई, एक्टिव न्यूक्लियाई का सैंपल है, तो इनका जो केमिकल एनवायरनमेंट होगा वो डिफरेंट होगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में। तो ये क्या होता है अपना रिकॉर्ड, तो वहां पे जो तो अपन ने कल एक चीज देखी थी यहाँ पे कि डेल म्यू और डेल म्यू 2 बार आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आया था एक बार, तो गामा म्यू अपॉन सी माइनस गामा अपॉन सी, 2 बात आई थी, एक आई थी सोर्स से सैंपल से जाते हैं, ये वाला आई था सैंपल से सोर्स से सैंपल में क्या तब आई थी बात गामा, और ये वाली बात कब आई थी भाई, पॉजिटिव नेगेटिव वाली, सैंपल से सोर्स पर गया था, ठीक है भाई। तो ये बात अपन को पता होती है कि सोर्स से सैंपल पे जाते हैं तब क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है फ्रीक्वेंसी का, और इसका आगा सैंपल से सोर्स पे जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा भाई। इतनी बात पता है भाई अपन को, इतनी बात पता चली। अब मैं बात करूं, अगर आप लिखना चाहो तो इसमें क्या लिखोगे, मोसबेयर
मोसबेर active nuclei in the sample due to different chemical environment have different energy gap between ground state and excited state. समझे मेरी बात? अरे केमिकल एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो इनका जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी गैप भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. एज ए रिजल्ट नो ट्रांजिशन अकर्स इन द सैंपल. नेक्स्ट लाइन में लिखोगे फॉर ट्रांजिशन टू अकर सोर्स इज मूव टूवर्ड्स ऑन अवे फ्रॉम द सैंपल. द ग्राफ बिटवीन गामा रे काउंटर वर्सेज स्पीड ऑफ सोर्स इज प्लॉटेड इन मोसबेर स्पेक्ट्रा. देन ग्राफ इज दिस. ये फिर ग्राफ बना लोगे आप लोग. तो यहाँ पे मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि सोर्स से सैंपल में जाते हैं तब डेल्टा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव इधर. और अगर सैंपल से सोर्स पर गया, मैं सैंपल से सोर्स पर जाता हूँ तब क्या आएगी भाई? नेगेटिव. डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी भाई? नेगेटिव. ये बात आप लिख लोगे. नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं भाई. नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ देखते हैं. कुछ स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं. अब क्या है भाई? स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स. अपना नेक्स्ट टॉपिक है. नेक्स्ट हेडिंग होगी स्पेक्ट्रल पैरामीटर मोसबेर स्पेक्ट्रम. ठीक है भाई. तो स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स क्या है? स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स की अगर बात करूं मैं तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में अपन को, जिनके बारे में न्यूक्लियाई के बारे में, एक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में ये पता चलेगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में. ठीक है भाई. उनकी केमिकल शिफ्ट के बारे में देखेंगे अपन. ठीक है भाई. उनकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, डायपोल क्वाड्रपोल इंट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये सारी बातें अपन इसमें डिस्कस करेंगे. तो आप अगर इसके अंदर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व न्यूक्लियर resulting from the absorption of gamma ray by the sample. Absorption of gamma ray by the sample. The nuclear energy can be determined to the accuracy of 1 in accuracy कितनी है? क्या लिखोगे? 10 की पावर 13. ठीक है भाई. बाई गामा रे. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखोगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैग्नेटिक एंड अदर प्रॉपर्टीज बाय इवेल्यूटिंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स. तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं. पहली बात करेंगे अपन आइसोमर शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट के बारे में बात करते हैं अपन. तो केमिकल शिफ्ट क्या होगी भाई? केमिकल शिफ्ट क्या होगी इसके बारे में बात करता हूं मैं. मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक चीज देखी. यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राफ प्लॉट क्या था, ये पॉइंट क्या था? डेल्टा, यानी कि
ये था आइसोमेरिक शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट की बात करूँ मैं। तो यहाँ पे मैं भाई साहब बता दूं कि जो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, एक्टिव न्यूक्लियाई जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पे करता है भाई, उसके केमिकली एनवायरनमेंट पे, डिफरेंट केमिकली एनवायरनमेंट में, कि उसका डिफरेंट केमिकल क्या होना चाहिए, केमिकली एनवायरनमेंट कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है उस न्यूक्लियाई का। ग्राउंड स्टेट में और उसकी एक्साइटेड स्टेट में उसका क्या होना चाहिए भाई, केमिकली एनवायरनमेंट होना देखना एक पड़ेगा। वो क्या होगा, आइसोमेरिक शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो एक फॉर्मूला आता है अपना, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल आर अपॉन आर, ठीक है भाई, डेल आर अपॉन आर इनटू डेल डेल साइन जीरो, ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट होगी वो क्या बताएगी, डेल्टा जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो किससे रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उसके सराउंडिंग जो न्यूक्लियस है उसकी वो क्या साइज पे डिपेंड करेगी, उसकी साइज, न्यूक्लियर की साइज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ रिलेटेड होती है भाई केमिकल डेल्टा की वैल्यू। तो आप इसमें क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, द डेल्टा वैल्यू, डेल्टा का मतलब यहाँ पे उससे है, डेल्टा बराबर क्या होगा, स्पीड ऑफ द सोर्स से है, ठीक है भाई, स्पीड ऑफ द सोर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है भाई, ये भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द डेल्टा वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द डेल्टा वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द केमिकल एनवायरनमेंट the nuclei so different nuclei which have different environment give different delta value in Mossberg spectra। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन कि जो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट जो रखेगा वो उसकी डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी भाई, डिफरेंट ही देगा, ठीक है भाई। The delta value in Mossberg spectra is related with electron density, R del R upon R, ठीक है भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या मतलब है भाई, देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ये वाली क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये वाली क्या है, साइज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिलेशन। नेक्स्ट लिखो, रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी surrounding the nucleus and size of the nuclei। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल बराबर के, इसको हटा के क्या लिखूंगा यहाँ पे, डेल बराबर के आर एक्साइटेड स्टेट माइनस आर ग्राउंड स्टेट बटा आर ग्राउंड स्टेट, ये फॉर्मूला बनेगा भाई, ठीक है। डेल आर से मतलब है डेल आर अपॉन आर से ये मतलब होगा भाई, इससे ये मतलब होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या मतलब होगा, अब देखो इसको पूरे फॉर्मूले को कैसे लिखेगा आप, डेल बराबर दिख जाएगा भाई, डेल बराबर के आर ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट माइनस आर ग्राउंड स्टेट बटा आर ग्राउंड स्टेट, ठीक है भाई, इनटू पी एक्साइटेड स्टेट का स्क्वायर माइनस पी ग्राउंड स्टेट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका केमिकल किसका बन जाएगा भाई, शिफ्ट का, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो R बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, R बराबर तो होगा रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियस,
या ऑफ द न्यूक्लियाई। और यहाँ पे आर बराबर तो हो गया ये, और पी बराबर होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी बराबर लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात आप लिख लोगे भाई। तो ये केमिकल शिफ्ट होती है, क्या होती है भाई, आइसोमेरिक शिफ्ट से मतलब क्या है, डेल्टा, ये डेल्टा होता है भाई। तो यहाँ पे जो अपन न्यूक्लियाई लेते हैं, एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्टिव जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या करता है, डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे इसका केमिकल एनवायरनमेंट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में अलग अलग है, तो वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी भाई। और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे रिलेटेड किससे होती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रिलेटेड किससे होती है, साइज से, डेल आर अपॉन आर इंटू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या है उसका रिलेशन है। तो यहाँ पे इस डेल आर अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, आर एक्साइटेड माइनस आर ग्राउंड बट्टा आर ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, आर एक्साइटेड माइनस आर ग्राउंड बटा आर ग्राउंड स्टेट इंटू पी एक्साइटेड स्क्वायर माइनस पी ग्राउंड स्टेट का स्क्वायर। तो ये क्या होती है भाई, केमिकल शिफ्ट से मतलब होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ है यहाँ पे वो देखिए। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड पैरामीटर्स क्या होंगे, केमिकल शिफ्ट की बात कर ली भाई अपन ने, पैरामीटर सेकंड पैरामीटर की बात करूंगा मैं यहाँ पे, क्वाड्रपोल मूवमेंट, क्वाड्रपोल मूवमेंट के बारे में क्वाड्रपोलल इंट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे अपन। क्वाड्रपोल इंट्रैक्शन क्या होते हैं भाई, क्वाड्रपोल इंट्रैक्शन से मतलब क्या है ये बात समझेंगे अपन। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आएंगे आपके पास, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होंगे और एसिमेट्रिक क्या होंगे, ये चीज अपन को आना बहुत जरूरी है भाई। तो यहाँ पे एक आएगा ई एफ जी इज इक्वल 0 और एक आता है ई एफ जी नॉट इक्वल टू 0। जब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तो ये वाला होगा भाई सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक के लिए ये यूज करते हैं और एसिमेट्रिक के लिए भाई क्या करेंगे, ये वाला यूज करते हैं। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक से पहले मतलब होना चाहिए, ईएफजी का मतलब क्या है, ईएफजी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गार्डियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड गार्डियंट बराबर 0 होगा तो सिमेट्रिक होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा तो एसिमेट्रिक होगा। अब सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक का मतलब समझिए कोई न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस और उस पर सेम इधर नेगेटिव 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 चार्ज है, यानी कि मतलब कि समझो कि उसके पास जो लिगेंड हो वो सेम होनी चाहिए। एक तो पहला पॉइंट, अरे मतलब कोई भी लिगेंड हो, यानी जैसे FeCO की होल 6 तो 6 के 6 लिगेंड सिमेट्रिक होते हैं, यानी कि 6 के 6 ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल शो करते हैं। ये अपन पहली बात तो क्या बोलेंगे कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो होते हैं पॉइंट ग्रुप वाले, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाले, यानी कि FeCO की होल 6, ठीक है भाई, ये वाले। तो यहाँ पे सिमेट्रिक से मतलब होगा कि 6 के 6 लिगेंड या तो सेम हो या 4 हो। टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं, 4 लिगेंड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं। ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे ये सारी बातें।
तो ठीक है, ये मैं यहाँ पे जनरली बता रहा हूँ आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बारे में। तो यहाँ पे 6 लिगेंड हो, 6 के 6 सेम हो, 4 होते तो 4 के 4 भी सेम हो, यानी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में अगर लिगेंड सेम होते हैं यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन में सिमेट्रिक होगा। ठीक है भाई, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये बात तो अपन ने सीखी कि लिगेंड सेम हो, लेकिन भाई साहब यहाँ पे सिमेट्रिक से मतलब केवल यही नहीं होगा, सिमेट्रिक से मतलब होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो जीरो आना चाहिए। जीरो कैसे होगा, स्पेरिकली सिमेट्रिक हो, एक तो स्पेरिकली क्या हो, सिमेट्रिकल। इसमें कुछ पॉइंट है, स्पेरिकल, सिमेट्रिक, सिमेट्री इज प्रेजेंट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्यूब, कैसे भाई, क्यूबिक सिमेट्री, यानी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऑल लिगेंड आर सेम इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब मेरी बात समझो कॉम्प्लेक्स, कि यहाँ पे स्पेरिकल सिमेट्री से EFG कब जीरो होगा, ये वाली बात भूल जाओ एक मिनट के लिए। EFG कब जीरो होगा भाई, यहाँ पे स्पेरिकली सिमेट्रिक इज प्रेजेंट, यानी कि क्यूबिक सिमेट्री हो, कोई क्यूबिक सिमेट्री या टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, इनमें से क्या होना चाहिए, सारे के सारे लिगेंड कैसे हो भाई, सारे के सारे लिगेंड कैसे हो, या तो टेट्राहेड्रल हो या क्या हो, ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड है वो क्या होने चाहिए, सारे सेम होने चाहिए। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, पॉइंट सेकंड की क्या होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है उसके बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री से मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं भाई। ऑक्टाहेड्रल के कॉन्फ़िगरेशन में 6 लिगेंड होंगे। अब मैं यहाँ पे बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कब, अरे JTD आएगा, JTD यानी कि जब आप VBT पढ़ते हो, CFT पढ़ते हो, तो उसमें जब स्प्लिटिंग ऐसे होती है ऑक्टाहेड्रल में, T2G और EG में होती है भाई, T2G और EG में होती है। तो वहाँ पे अब SFL और WFL के बारे में भी सुनते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग यहीं पे हो जाती है, और वीक होते हैं तो पेयरिंग पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर वापस से चालू होते हैं। तो ये सब बातें तो आप CFP, VBT इनमें सीखोगे। मैं यहाँ पे तुम्हें एक जनरली बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियरिटी आ सके। तो इलेक्ट्रिक सिमेट्री क्या होगी, जिसमें JTD प्रेजेंट नहीं हो। JTD का मतलब, JTD भी आप सीखोगे CFT में। JTD से मतलब क्या है, JTD से मतलब क्या है, तो यहाँ पे उससे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा भाई, JTD बहुत बड़ा है, अपने आप में एक टॉपिक है, तो उसकी बात नहीं करूँगा। जिनमें JTD प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे मान के चलो JTD इज एब्सेंट, ठीक है भाई। अब वो कौन से होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, T2G6 EG0, एक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता है। एक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G3 EG2, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है भाई, जिसमें JTD प्रेजेंट नहीं होता। एक होता है T2G3 EG0, ये कॉन्फ़िगरेशंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। ऐसे ही क्या हो, टेट्राहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं कर दूँ T2G3, ठीक है भाई, T2G3 EG2, G नहीं आता। अब एक बात होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल में जीरेड और अनजीरेड नहीं जुड़ते, जीरेड तो होता नहीं, तो यहाँ पे T2G3 E2, T2 6 E0 T2, क्या करूं, ये कर दो, कौन सा रहेगा भाई, T2 3 E2, T2 आ गया, T2 6, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला बच गया 0। तो ये वाले जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशंस, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्रिक, यानी कि ऐसी कंडीशंस में क्या होते हैं भाई, EFG जीरो आता है, EFG जीरो आता है। यानी कि ऐसी कंडीशन जहां भी दिख जाए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो करना है भाई। अरे तभी आप स्पेक्ट्रम बना पाओगे इसका, तभी आप स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकोगे, वरना स्पेक्ट्रा ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे आप। तो क्वाड्रपोलर इंटरेक्शन के अंदर क्या लिखोगे आप, क्वाड्रपोलर इंटरेक्शन में क्या लिखोगे आप, इफ द ग्राउंड एंड एक्साइटेड न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशंस possess, if the ground or excited nuclear configuration possesses a quadrupole moment। इसको भाई साहब अपन किससे करते हैं डिफाइन, EQ से करेंगे अपन, EQ यानी EQ बराबर क्या हो भाई साहब जीरो, तो क्वाड्रपोलर इंटरेक्शन में होगा भाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्या लिखा, द एनर्जी लेवल इन द स्टेट विल बी स्प्लिट अप, द स्प्लिटिंग डेल्ट EQ, splitting EQ depends upon the magnitude of the quadrupole moment and the field gradient at the nucleus. The observed atom is in a symmetric environment. It is an symmetric environment. A signal line is observed in Mossberg spectra, यानी स्पेक्ट्रल लाइन, यानी अपन यहाँ पे ये वाले जो अपन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है भाई, अपन स्प्लिटिंग देखेंगे, लाइंस तो देखेंगे ना भाई, कितनी लाइंस आ रही है इसमें, मॉसबेरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइंस तो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे जब अपन लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या आती है भाई, एक आएगी 1/2 के लिए एक लाइन आएगी, 3/2 के लिए क्या आएगी, 2 लाइन आएगी, ऐसे लाइन से देखेंगे भाई, 3/2 प्लस और 1 प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/2, तो और यहाँ पे प्लस माइनस 1/2। तो ये वाली बातें अपन डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है भाई। सिमेट्रिक का पता चला भाई आपको, सिमेट्रिक का पता चला। अब एसिमेट्रिक की बात करते हैं भाई। हाँ भाई, अब देखो सिमेट्रिक यानी EFG इज इक्वल 0। इससे मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट बने अपने पास। एक क्या होता है भाई, पहला पॉइंट क्या था, लिगेंड सिमेट्री इज प्रेजेंट, यानी कि ऑल लिगेंड आर सेम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में, यानी कि ऑल लिगेंड आर सेम, लिख लीजिए भाई, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में। तब EFG 0 होगा, या EQ तब क्या होगा, EQ क्या होगा भाई, EFG बराबर 0 होगा। नो क्वाड्रपोल मूवमेंट, यानी नो क्वाड्रपोल मूवमेंट ही बोल सकते हैं इसको, बाद में देखते हैं अपन। सेकंड क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री इज प्रेजेंट, यानी EL इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री इज प्रेजेंट, यानी कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, ये वाले कॉन्फ़िगरेशन हो। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, नो क्वाड्रपोल इंटरेक्शन, यानी नो क्वाड्रपोल इंटरेक्शन। अब देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास FeCN का होल 6 - 4, ऐसा एग्जाम्पल है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए EFG 0 आएगा या EFG नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अरे जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो उसमें EFG 0, और जिसमें अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है उसका EFG नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई।
तो पहले ये बात बताने से पहले एक बार आपको ई एफ जी नॉट इक्वल टू जीरो कब आएगा ये बात और आना जरूरी है भाई। अब देखो ये एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है भाई। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो जाएगी भाई, Fe+2 में आएगा। ये सब बात है आप कोऑर्डिनेशन में सीखोगे, Fe+2 में आएगा। तो जब यहाँ पे अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है D6, भाई साहब D6 आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, D6 3D6 आएगा 4s0। तो यहाँ पर D6 आएगा तो ये क्या है, लो स्पिन, यानी कि यहाँ पे जो साइनाइड क्या है, SFL का बिहेव करता है। अरे भाई साहब हेलाइड H2O NH3 साइनाइड CO और NO प्लस, ये बात होती है। तो अगर 3D सीरीज की कोई मेटल हो और ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में हो, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में होती है, तो ये वाले जो लिगेंड होते हैं इधर वाले सारे क्या करते हैं, SFL की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे अगर Fe+2 में है, Fe+2 में है तो B और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है तो यहाँ तक करते हैं। तो इधर वाले लिगेंड SFL की तरह बिहेव करते हैं और ऑक्सीडेशन अगर 3 है तो NH3 भी आ जाता है, तो इधर वाले क्या करते हैं, SFL की तरह बिहेव करते हैं। तो +2 में यहाँ तक क्या करते हैं। तो साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ, यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा तो भाई साहब यहाँ पे क्या है 3D6 Fe+2 में, और 3D6 है तो कितने भरूंगा भाई, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो पहले यहीं भरूंगा, T2G में भरूंगा भाई, T2G और Eg। तो मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या है यार T2G6 Eg0 Eg0। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री हो जाती है भाई, इलेक्ट्रिक सिमेट्री हो जाती है, फील्ड इलेक्ट्रिक सिमेट्री इज प्रेजेंट, यानी कि ये ZTD नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। अब देखो एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है यहाँ पे, ये वाली कंडीशन तो क्या हो गई फॉलो। फिर देखो लिगेंड सिमेट्री इज प्रेजेंट, यानी कि EFG क्या हो, जीरो करने के लिए अपन को क्या होगा, ऑल लिगेंड आर सेम। तो भाई साहब यहाँ पे 6 के 6 लिगेंड कैसे हैं, साइनाइड ऑक्टाहेड्रल में 6 के 6 लिगेंड अगर सिमेट्रिक है तो वो EFG 0 होगा। तो यहाँ पे T2G6 Eg0 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट, और दूसरी बात लिगेंड सिमेट्री भी प्रेजेंट। तो इसमें EFG क्या होगा भाई, 0, EFG क्या होगा 0। इतनी बात समझ में आई भाई आपको। दोबारा देखो एक बार, EFG 0 कब हुआ, जब लिगेंड क्या हो, सबके सारे लिगेंड क्या हो, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या हो, सबके सब लिगेंड क्या हो 0 हो। अरे मतलब ऑल लिगेंड आर कैसे हो, सेम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री प्रेजेंट, यानी कि मैंने अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, वो वाले कॉन्फ़िगरेशन अगर प्रेजेंट है यानी कि ZTD एब्सेंट है, उनमें क्या होगा, ये वाले सब बातें लागू हो रही है। तो EFG क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हो आप, इफ बोथ लिगेंड सिमेट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री, इफ बोथ ligand symmetric and electric symmetry is present in the tetrahedral and octahedral complex, then always EFG बराबर 0, so no quadrupole movement present, so no quadrupole। अब देखेंगे EFG नॉट इक्वल टू 0 का केस, ठीक है भाई। EFG 0 देखा अपन, अरे EFG 0 देखा, उसके जस्ट विपरीत का क्या हो जाएगा, EFG नॉट इक्वल टू 0, सिंपल कर लोगे भाई। अब मैं बात करूं EFG नॉट इक्वल टू 0, EFG नॉट इक्वल टू
जीरो की बात करता हूं भाई। EFG नॉट इक्वल टू जीरो क्या होगा? क्या होगा भाई? इफ बोथ सिमेट्री आर एब्सेंट, बोथ कौन सी? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एंड लिगेंड सिमेट्री क्या होगी भाई? एब्सेंट। पहली बात, इफ बोथ सिमेट्री आर एब्सेंट यानी लिगेंड सिमेट्री एंड इलेक्ट्रिक सिमेट्री आर एब्सेंट हो, या फिर आउट ऑफ द बोथ आर सिमेट्रीज वन प्रेजेंट। क्या हो? या यहाँ पे क्या लिखोगे? आउट ऑफ बोथ, दोनों में से एक सिमेट्रीज एब्सेंट, यानी कि एब्सेंट। मतलब कि भाई साहब उनमें से एक भी अगर शर्त नहीं लग रही है तो वो क्या हो गया भाई? EFG नॉट इक्वल टू जीरो वाले हो जाएंगे। यानी EQ क्या होगा भाई? नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि क्वाड्रपोल मूवमेंट क्या होगा? प्रेजेंट होगा भाई। यानी कि कोई क्वाड्रपोल मूवमेंट क्या होगा? प्रेजेंट होगा भाई। इतनी बात समझ में आई भाई आपको? इतनी बात है समझ में आ गई। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। उससे पहले दो चार बातें और लिख लीजिए भाई आप। हाँ, इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहो आप तो यहाँ पे EFG नॉट इक्वल टू का एग्जाम्पल देखो आप तो यहाँ पे FeCO की होल 5, ये कोई एग्जाम्पल है अपने पास। COF जिसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे 5 लिगेंड आ गए। अरे भाई 5 लिगेंड आते तो आप समझ जाओ इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसमें तो वैसे ही EFG नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ही लिगेंड सिमेट्री प्रेजेंट होती है भाई। पेंटागोनल या ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इनमें तो होती नहीं है। यहाँ पे तो लिगेंड ही 5 हो गए, तो इसमें तो वैसे ही एब्सेंट, यानी EFG नॉट इक्वल टू जीरो। और एग्जाम्पल लो, FeCO की होल 5 Cl, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए आपके पास। ठीक है भाई, +2 आ जाता है। अब देखो Fe+1 में है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब अपन को पता है कि इसमें लिगेंड सिमेट्री देखो। पहले लिगेंड सिमेट्री एब्सेंट, लिगेंड सिमेट्री तो एब्सेंट है भाई। यहाँ पे तो क्या बन गई भाई? अरे लिगेंड ही अलग अलग हैं। 5 लिगेंड CO है, 1 लिगेंड क्लोरीन है, तो EFG यहाँ पे तो वैसे ही जीरो हो गई भाई। EFG नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स तो क्या होंगे भाई? EFG नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर यहाँ पे FeCN होल 6 - 4 कैसा था भाई? EFG इज इक्वल जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 के 6 लिगेंड क्या थे भाई? सेम। साथ ही साथ यहाँ पे T2G 6 और EG 0, ये भी कंडीशन लग रही है। ये दोनों अगर कंडीशन लग जाती है तो EFG 0 आएगा भाई। EFG 0 आएगा। लिगेंड भी 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल है और सेम लिगेंड है। और यहाँ पे तो भाई साहब लिगेंड ही डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे तो 5 ही आए हैं, तो ये तो वैसे ही EFG नॉट इक्वल टू जीरो, EFG नॉट इक्वल टू जीरो। तो भाई साहब EFG नॉट इक्वल टू जीरो में आप क्या लिखोगे? लिखोगे भाई साहब, लिखो द EFG arises due to asymmetrical distribution of charge about the nucleus. Such charge may come from
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और चार्ज फ्रॉम नेबरिंग एटम, चार्ज फ्रॉम नेबरिंग एटम। ठीक है भाई, इतनी बात अपन ने पढ़ ली, ये सारी बातें आप उतार लेना। अब मैं बात करता हूं इफ टॉपिक है इफ EFG नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रपल मूवमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक आता है ms बराबर 2s प्लस 1, स्पिन क्वांटम नंबर का निकालते हैं, ये आप ट्रम सिंबल्स के अंदर देखते हो भाई। यहाँ पे s बराबर होता है स्पिन नंबर, स्पिन नंबर। ठीक है भाई, स्पिन क्वांटम नंबर ट्रम सिंबल्स के अंदर देखते हैं अपन, है ना, इलेक्ट्रो स्पिन। तो जब अपन यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियर स्पिन, अपने बात आई थी आई की, न्यूक्लियर स्पिन की। ठीक है भाई, अगर न्यूक्लियर स्पिन का क्या होता है, नंबर ऑफ, फॉर्मूला एक नंबर ऑफ mi वैल्यू, mi की वैल्यू वो क्या होती है 2i प्लस 1, ये कोई फॉर्मूला होता है भाई, नंबर ऑफ mi वैल्यू 2i प्लस 1। तो अगर यहाँ पे i बराबर 0 आ जाए, i बराबर 0 आ जाता है, 0 आ जाए, तो उसके लिए क्या करोगे आप, नंबर ऑफ mi वैल्यू या mi की वैल्यू। ठीक है भाई, mi कितना होगा यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या होगा 1 ही होगा भाई। अरे mi अगर नंबर ऑफ mi क्या वैल्यू ऑफ mi की देखोगे, mi बराबर क्या होगा 2, तो 2 इंटू 1 करोगे आप, 0 रखोगे तो यहाँ पे mi कितना आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, तो mi क्या है यहाँ पे i बराबर 0 के लिए 1। ठीक है भाई, ऐसे करना है। अगर i बराबर 1/2 आ जाता है तो क्या करोगे भाई, i बराबर 1/2 आ जाए तो mi के बराबर क्या करोगे 2 इंटू वैल्यू पुट करो 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो mi की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2 आ गई, 1 और 1 2 आ गई। तो mi की वैल्यू अगर 2 आ जाती है, वैल्यू अगर mi की अगर 0 आ जाती है, इसके लिए तो क्या करोगे, एक ही करोगे। ठीक है भाई, अगर 2 आ गई 1/2 के लिए, तो इसको mi के लिए अपन क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। इसको तो अरे ऐसे अपन लेवल्स बनाएंगे, अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, लेवल्स बनाएंगे अपन ऐसे। ठीक है भाई, लेवल्स बनाएंगे, दिख रहा होगा भाई, दिख रहा है। तो जब लेवल्स करते हैं अपन, तो अगर m यहाँ पे i बराबर अगर मैं 0 लूंगा तो वो एक ही लेवल में आएगा, यानी कि mi क्या होगा 1 ही रहेगा। लेकिन अगर i बराबर अगर मैं कितना लूँ 1/2, तो ये 2 लेवल्स में जाएगा टूट के, 2 लेवल्स में क्या होगा, स्प्लिट करेगा। अरे भाई मैं mi में यहाँ पे वैल्यू रखूंगा 1/2, तो 1 + 1 कितना है mi 2, तो प्लस 1 1/2 और माइनस 1/2 में स्प्लिट होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, ऐसे ही अगर मैं i बराबर कितना रखता हूँ यहाँ पे कितना रखूँ भाई 3/2 रख दूँ, 3/2, चलो 1 रख लेते हैं। i बराबर अगर मैं 1 रखूँ, ठीक है भाई, यहाँ पे मैं i बराबर क्या रखूँ 1, यहाँ पे 0 रखी, वहाँ 1/2, तो i में अगर यहाँ पे 1 रख देता हूँ मैं, mi बराबर क्या आएगा, i बराबर 1 रखूँ तो mi बराबर क्या आएगा भाई, mi बराबर क्या आएगा
2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया, 3 में स्प्लिट करेगी ये लाइन। 3 में कैसे, 1 2 और 3, 0 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि mi जो होगा वो क्या आएगा भाई, 0 प्लस माइनस 1 में स्प्लिट करेगी ये लाइन। ऐसे ही अगर मैं i बराबर 3/2 रखता हूँ, i बराबर 3/2, तो mi की वैल्यू जो आएगी वो 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 आ जाएगी। यानी mi की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2, ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं i की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ या 3/2 रखता हूँ, 3/2 रखी, तो यहाँ पे लाइन स्प्लिट कितने में करेगी, 4 में। 4 कैसे, प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, ऐसे स्प्लिट करती है भाई, ऐसे स्प्लिट करेगी। तो ये बातें अपन को पता होनी चाहिए भाई। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होगी भाई। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। अब अगर बात करूं मैं, ये तो बात मैंने की 2mi की, तो अब देन डीजनरेट एनर्जी लेवल स्प्लिट इन टू नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है भाई, डीजनरेट एनर्जी लेवल स्प्लिट करते हैं, एनर्जी लेवल स्प्लिटेड, डीजनरेट एनर्जी लेवल स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ लेवल्स, ऐसे हेडिंग डाल लेना आप, नंबर ऑफ लेवल। तो अगर वैल्यू इंटीजर में हो और हाफ इंटीजर में हो, यानी एक कंडीशन हो i प्लस 1/2, एक कंडीशन होगी i प्लस 1, ये तो होगा हाफ इंटीजर, यानी हाफ इंटीजर में वैल्यू हो, हाफ इंटीग्रल में हो, और ये हो इंटीग्रल। ठीक है भाई, जब i क्या हो हाफ इंटीजर में हो तो ये वाला, और अगर प्लस में हो तो ये वाली वैल्यू रखनी है आपको। अब कैसे, वो आगे देखते हैं भाई, कैसे आगे देखते हैं। अब देखो मैं बात करता हूं यहाँ पे Fe, अपन ने शुरुआत में पढ़े थे कुछ एटम्स, Fe 57 199 SN, ऐसे मॉलिक्यूल Te 127 129 Te, ये पढ़े थे भाई, कुछ एटम्स पढ़े थे अपन। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक ये क्या हो गया i प्लस 1 इंटीग्रल में, i बराबर इंटीग्रल। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे अब मैं बात करूँ Fe57 को एग्जाम्पल लेता हूँ, 50 यानी Fe57 की बात कर रहा हूँ, Fe57 की बात कर रहा हूँ। तो Fe57 क्या था, इसकी अपन को पता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में i की वैल्यू पता है 1/2 और 3/2 थी भाई, ये थी 1/2 और 3/2 थी। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे Fe57, अपन को पता है ग्राउंड स्टेट में ये क्या थी, एक थी 3/2 और एक थी 1/2, यानी 1/2 और 3/2 ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है भाई, अब मैं EFG नॉट इक्वल टू 0 में, EFG नॉट इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्वार्टर पोल मूवमेंट इज प्रेजेंट। तो ये जब स्प्लिटिंग करेगी, ये लाइंस जब स्प्लिटिंग करती है, तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने क्या बताया था भाई, इंटीग्रल में होती है। तो अगर इंटीग्रल में है, ये अपन को पता है i क्या है 1/2 और 3/2 इंटीग्रल में है, तो इंटीग्रल में i 1/2 प्लस 1/2 कितनी होगी भाई 1, तो ये वाली लाइन तो कितने में टूटेगी भाई, 1 में ही टूटेगी भाई, 1 में टूटी ना भाई।
एक में, एक लेवल में टूटी ना भाई। अरे भाई समझे मेरी बात। अरे आई अगर मैंने इसके लिए इंटीग्रल में है तो अगर मैं इंटीग्रल में 1/2 और 1/2 कितने हुए भाई 1। स्प्लिटिंग देख रहे हैं अपन, डिजेनरेट एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग नंबर ऑफ लेवल्स, तो ये तो एक में हो गई। ठीक है भाई। ऐसे ही यहाँ पे मैं आई इंटीग्रल में है, इंटीग्रल में है तो आई की वैल्यू अगर 3/2 है, आई प्लस हाफ है तो आई की वैल्यू 3/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 2, 3 1 4, 4/2 यानी कितना हुआ 2। यानी ये कितने लेवल्स में टूटेगी भाई 2 लेवल्स में। तो वो 2 लेवल्स कौन से हो गए, एक ये वाला लेवल्स और एक ये वाला लेवल्स। ठीक है भाई, ये हुआ, ये हुआ ना भाई। ये क्या है लेवल्स हैं इसके, ये तो एक लेवल्स में टूट गई, ये भी ये 2 लेवल्स में टूट गई। कौन से 2 लेवल कौन से हो गए, ये एक वाला, ये एक तो कौन सा लेवल हुआ भाई, कौन सा लेवल हुआ, एक कौन सा लेवल हुआ भाई +-1 वाला। क्या हुआ भाई +-हाफ वाला, सॉरी +-हाफ। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ +-हाफ और +-3/2, 3/2। ये 2 लेवल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडिएंट के प्रेजेंस में प्रेजेंट होंगे। तो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग यहाँ पे कितनी लाइंस देगी भाई, कितनी लाइंस आएगी 1/2 से 1/2 में और 1/2 से 3/2 में। यहाँ पे 2 लाइन अपन को ऑब्जर्व होती है, यानी ये वाली और ये वाली लाइन यहाँ पे क्या डिजेनरेट एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग लेवल की नंबर ऑफ लाइंस मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई, इतनी बात समझ में आ गई भाई आपको। ऐसे अपन को लाइन चेक्स करनी होती है भाई। ये नेट में भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन पड़ जाते हैं भाई यहाँ से। फिर आता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल भी बोल सकते हैं इसको। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल यहाँ पे 0, यानी कि अपन यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल जो होगा वो क्या होगा MI डेल MI जो होगी जिसकी वैल्यू होगी 0 ±1। यानी इस नियम को जो फॉलो करे यहाँ पे वो क्या होगा भाई स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, यानी सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है। अब देखो 1/2 में से मैं 1/2 माइनस करूँगा तो क्या आएगा भाई 0, और अगर मैं -1/2 और यहाँ पे -1/2 ले लेता हूँ -1 भी आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे +1/2 +1/2 कर दूँ तो +1। तो ये सारे नियम यानी कि ये वाले फॉलो कर रही है, तो ये क्या होंगे अलाउड ट्रांजिशंस होंगे भाई। ठीक है भाई, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल की बात। अब मैं बता रहा था कि कुछ एग्जांपल्स थे AP57, ठीक है भाई AP57 199SM, ठीक है 193 इरिडियम IR 16M 69TM। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स थे, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू पता थी। तो इनके लिए सबकी GS और ES अपन ने देखी थी 1/2 और 3/2 ही होती है। ठीक है भाई। तो अगर इनके लिए देखूं मैं EFG अगर 0 आए, किसी भी अगर ये वाले एटम सेंटर एटम प्रेजेंट है और किसी लिगेंड के साथ आते हैं और वो EFG यानी EFG 0 को फॉलो करते हैं, तो इनके लिए जो स्पेक्ट्रा आता है उसमें कितनी लाइन मिलती है भाई, सिंगल पीक मिलती है, सिंगल लाइन मिलती है भाई। ऐसे वाला स्पेक्ट्रा मिलता है, ऐसे वाला स्पेक्ट्रा। और अगर EFG नॉट इक्वल टू 0 आता है इन वाले एग्जांपल्स के लिए, ऐसे इन वाले के लिए EFG तो डबल लाइन मिलती है। यहाँ पे स्पेक्ट्रा जो होता है वो ऐसा आता है भाई, ऐसे वाला स्पेक्ट्रा आएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे वाला स्पेक्ट्रा आएगा। ये Fe के लिए था, ये वाले स्पेक्ट्रा इनके लिए हैं। ऐसे वाले स्पेक्ट्रा किन में आएंगे, EFG 0 होगा तो सब में वो सिंगलेट ही देगा भाई, सिंगल लाइन ही देगा। अगर EFG 0 होगा तो EFG 0 होगा तो वो सिंगल ही देगा भाई। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं यहाँ पे, देखिए
भाई शुरुआत के लेक्चर में मैंने इनकी वैल्यू बताई थी, वो आना बहुत जरूरी है अगर इस मोसबेयर पढ़ना है तो। मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर करनी है तो जो शुरुआत में मैंने डाटा बताए थे, आई की वैल्यू, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू जो बताई थी कि इस ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्पिन में न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या होती है, तो वो सब चीज़ें आना जरूरी है भाई। यहाँ पे ले लेते हैं अपन 197 गोल्ड, AU 197 गोल्ड है, ठीक है भाई। 197 गोल्ड के लिए अपन ने देखा था कि इसकी ग्राउंड स्टेट में कितनी थी और एक्साइटेड स्टेट में कितना था भाई। अपन को पता होना चाहिए भाई, एक्साइटेड में और ग्राउंड में स्टेट में आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। आई यहाँ पे 3/2 थी और आई यहाँ पे 1/2 थी। पीछे देखोगे आप तो पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई, पीछे देखो तो पता चलेगा। अब मैं हाफ इंटीग्रल का लिए क्या था, आई प्लस 1/2 था भाई। अगर इसमें 3/2 प्लस 1/2 यानी ये वाली वैल्यू रखूंगा तो कितनी लाइन मिलेगी अपन को, 2/4 यानी 2 लाइन, अरे 2 लाइन मिलेगी भाई, ये 2 लाइन्स मिल गई, ठीक है भाई। 1/2 रखूंगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या आएगा, 1 लाइन, यानी मेरे को यहाँ पे कितनी लाइन मिलेगी भाई, 1 लाइन। यहाँ पे क्या मिल रहा अपन को, प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/2, या इसको ऊपर या इसको नीचे कर लो, एक ही बात है। और यहाँ पे क्या मिला, प्लस माइनस 1/2। यानी कौन सा ट्रांजिशंस अलाउड होगा भाई, यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशंस अलाउड होगा, इससे इसमें चले जाओ और इससे इसमें चले जाओ, ये दोनों ट्रांजिशन अलाउड होंगे, या ये 2 लाइन्स अपन को यहाँ पे मिलती है, यानी कि 2 लाइन्स विल बी ऑब्जर्व्ड। ऐसे अपन को क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं भाई, नेट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए। आई 127 के लिए, आयोडीन 127 के लिए क्या था भाई, आयोडीन 127 के लिए अगर मैं वैल्यू, अगर आई की वैल्यू देखूंगा तो अपन ने पढ़ा है आई की वैल्यू कितनी थी भाई, 127 के लिए, और इसके लिए कितनी थी आई की वैल्यू, 5/2 और 7/2 थी भाई। ग्राउंड स्टेट में कितनी थी, 5/2, यहाँ पे आई कितनी थी, 5/2, और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी थी, 7/2। तो जब ये लाइंस में स्प्लिट होगी तो क्या होगी भाई, अगर लाइंस में स्प्लिट होगी तो आई प्लस 1/2 थी। फॉर्मूला अपना हाफ इंटीग्रल के लिए 5/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पे 2 और 5 और 1 6, तो यहाँ पे क्या होगी 6/2, तो ये कितना आया 3 में आया भाई। 3 में स्प्लिट हुई, 3 में स्प्लिट हुई तो कौन कौन से में हुई भाई, 3 में स्प्लिट हुई तो वो कौन कौन से में होगी, ये देखते हैं अपन, 1 2 और 3, ठीक है भाई। 3 लाइन में स्प्लिटिंग होगी, कौन से, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस 5/2, ठीक है भाई। ऐसे ही 7/2 ले लो, अरे 7/2 प्लस 1/2 कितना हुआ 2 और 8, यानी कि 4 में स्प्लिट होगी भाई, 4 में होगी, यानी ये देखो यहाँ से ऐसे करना, 1 2 3 और 4 में, ये हुई ना भाई स्प्लिटिंग, ठीक है। ये कितना होगा, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 7/2, ये लाइंस में स्प्लिटिंग हो गई भाई। अब अपन को क्या करना है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल लगाना है। अरे भाई डेल्टा एम आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 0 या प्लस माइनस 1, इसको जो फॉलो करेगी वही लाइन क्या होगी, भाई यहाँ पे वही लाइन क्या होगी, सिलेक्शन रूल को फॉलो करने वाली ही अलाउड होगी, वरना फॉरबिडन होगी वो। तो अब देखो मैं यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कराऊँ एक तो, और एक यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कराऊँ। देखो 1/2 में से अगर 1/2 गया तो 0 आएगा, -1/2 में से -1/2 गया तो माइनस का 1, यानी ये भी अलाउ है, प्लस 1/2 में से प्लस 1/2 यानी 1 हो गया प्लस, तो ये भी अलाउड है, यानी ये वाला ट्रांजिशन भी अलाउ है, ये वाला भी अलाउड है। अब यहाँ से देखो 3/2 से मैं
3/2 में कर दूं तो 0, 3/2 से 5/2 में हो जाए। सही है भाई। अब देखो 5/2 से 5/2 में चला जाए, तो 5/2 से 7/2 में चला जाए, तो ये वाली लाइन्स मिलेगी अपन को। कितनी लाइन्स मिली भाई, कितनी लाइन्स मिली? इसके अलावा और लाइन्स भी तो हो सकती है भाई, चेक करो भाई। तीन बटा दो से 1/2 में भी जा सकती है भाई, और 5/2 से 3/2 में भी जा सकती है भाई। तो यहाँ पे 3 3 6 और 2 8, यानी टोटल कितनी 8 लाइन विल ऑब्जर्व होती है अपन को। ऐसे अपन लाइंस कैलकुलेट करते हैं भाई। ऐसे आप 1929 वाले के लिए भी देख सकते हो, ये नीचे हो जाएगा ये ऊपर, ऐसे का ऐसे कर सकते हैं अपन। ठीक है भाई, ऐसे कैसे ही कर सकते हैं। तो ये सारी बातें अपन कहाँ सीखते हैं भाई? मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत सीखते हैं। मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये अपन ने का दूसरा पैरामीटर्स खत्म करा है, क्वार्टर पोल इंट्रैक्शन या EQ से अपन बोलते हैं। तो उसके लिए अपन को पहले EFG पता होना चाहिए, EFG 0 कब होगा और EFG 0 नॉट इक्वल टू कब होगा। साथ ही साथ अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा, I बराबर क्या होता है, MI बराबर क्या होता है 2I + 1, ये फॉर्मूला पढ़ा। फिर I हाफ इंटीग्रल के लिए और एक होगा इंटीग्रल के लिए 1 आ जाता है। तो ये वाले फॉर्मूले लगा के यहाँ पे लाइंस निकालना आना चाहिए। उसके लिए अपन को ये ग्राउंड स्टेट की वैल्यू जो शुरुआत में लिखा है ये वो पता होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अपन नेक्स्ट इसका जो है क्या, थर्ड मैग्नेटिक इंट्रैक्शन स्प्लिटिंग या मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्शन या जीमान स्प्लिटिंग जिसे बोलते हैं अपन। क्या बोलेंगे भाई? जीमान स्प्लिटिंग या थर्ड होगा जीमान स्प्लिटिंग या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। जीमान स्प्लिटिंग या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्या होते हैं भाई? जीमान स्प्लिटिंग और हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। थर्ड पैरामीटर क्या होगा भाई? थर्ड पैरामीटर जीमान स्प्लिटिंग या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग और या मैग्नेटिक इंट्रैक्शन स्प्लिटिंग भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अपन ने क्या होता है कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे और स्प्लिट हो जाते हैं। कैसे? जैसे देखो, जैसे यहाँ पे देख लो आप 1/2 है वो क्या होगा 2 में स्प्लिट होगा, +1/2 और -1/2। ऐसे 3/2 है वो 3 ऐसे स्प्लिट होगा, +1/2 -1/2 +3/2 -3/2। ऐसे स्प्लिटिंग होती है, वो जीमान हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की वजह से होती है। तो इसमें आप क्या लिखोगे भाई? ऑल एनर्जी लेवल स्प्लिट इनटू डिफरेंट स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखोगे भाई इसके अंदर आप? ऑल द स्प्लिटिंग इनटू different state in the presence of magnetic field, all degenerate state split into separate energy level, यानी अपने एनर्जी लेवल में सेपरेट हो जाती है भाई मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में।
ठीक है भाई। अब देखिए कैसे, अब अपन एग्जाम्पल करके देखते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ बताई थी अभी 57 Fe के लिए अपन ने देखा ये 2 में होती है भाई, अपन को पता है इसकी वैल्यू होती है ग्राउंड स्टेट में 1/2 और 3/2। फिर अपन ने I/1/2 इंटीग्रल के लिए किया, 1/2 आया तो ये कितने में टूटा था भाई, 1 में, और ये कितने में स्प्लिट हुआ था भाई, 2 में, ऐसे स्प्लिट हुआ था। ठीक है भाई, प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 3/2। ये क्या था, EFG नॉट इक्वल टू 0, जिससे अपन बोल रहे थे कि प्रेजेंस में। ठीक है भाई, ये यहाँ पे कितनी लाइन से मिल रही थी अपन को, 1 और 2 लाइन। ठीक है भाई, 2 लाइन मिली थी। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अपन V नॉट इक्वल टू 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, ऐसे मानो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, तो जब ये वाला लेवल है वो कितने में टूटेंगे भाई, 2 में स्प्लिट कर जाएंगे। अब वो 2 में स्प्लिट कैसे करेंगे, प्लस 1/2 या माइनस 1/2। ठीक है भाई, प्लस 1/2 या माइनस 1/2। और यहाँ पे जो ये स्प्लिटिंग होगी वो कैसे होगी भाई, यहाँ वाली ये वाली स्प्लिटिंग कितने में होगी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, 1/2 और यहाँ पे थोड़ा अपन को दूर दूर बनाना पड़ेगा भाई, नहीं तो सही नहीं बनेगा। दोबारा देखिए एक बार, अच्छे से देखते हैं अपन इसको, यहाँ पे बनाते हैं इसको अपन Fe57। ठीक है भाई, अपन ने यहाँ पे एनर्जी लेवल्स देखे थे। ठीक है, 1/2 और 3/2। फिर अपन ने I प्लस माइनस 1/2 का ये वाला फॉर्मूला लगा के इनको सोल्व किया, तो ये वाला एनर्जी लेवल्स कितने में हुआ था स्प्लिट, 1 में, और ये वाला कितने में होता, 2 में। ठीक है भाई, 2 में हुआ। अब देखो, अब ये तो क्या था, EFG नॉट इक्वल टू 0, यानी क्वार्टर पोल स्प्लिटिंग थी, 3/2 प्लस माइनस और 1/2 प्लस माइनस और प्लस माइनस 1/2। अब मैग्नेटिक फील्ड यानी B नॉट इक्वल टू 0, इसकी प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, देखिए ये वाला जो एनर्जी लेवल है, ये वाला एनर्जी लेवल है, कैसे स्प्लिट होगा, कैसे स्प्लिट होगा भाई, यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 वाला, प्लस माइनस 1/2 है यहाँ पे, प्लस माइनस 1/2 वाला कैसे स्प्लिट होगा, यहाँ पे ऐसे प्लस 1/2 माइनस 1/2। ये वाला कैसे होगा भाई, ये वाला कैसे होगा, प्लस 1/2 माइनस 1/2। अब ये वाला जो स्प्लिट होगा 3/2, वो कितने में होगा भाई, 3/2 कितने में होगा, 3/2, यहाँ पे मैं ऐसे शो कर रहा हूँ इसको, प्लस 3/2, सॉरी माइनस 3/2, माइनस 3/2, ये प्लस 3/2। यहाँ पे भी ऐसे करना पड़ेगा आपको, सेम ही करना पड़ेगा, माइनस 1/2 प्लस 1/2। अब क्या होगा, ये जो होगा प्लस 3/2 में स्प्लिट करेगा, ऐसे स्प्लिटिंग होगी, माइनस 1/2 प्लस 1/2, यानी ये कितना अपने एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा, सेपरेट अलग अलग हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2, ऐसे स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है, जो होती है वो किसकी वजह से होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब इसमें अलाउ लाइनें कितनी आएगी, वो लाइनें देखेंगे भाई अपन, लाइनें देखेंगे, लाइनें कैसे देखेंगे, ये प्लस 1/2 है भाई, ये माइनस 1/2 है। ठीक है, कैसे भी कर लो आप, अपनी मर्जी है। अब लाइनें देखो, किसका रूल का फॉलो होना चाहिए, MI 0 प्लस माइनस 1। ठीक है भाई, अब 1/2 से मैं किस में चलूँ भाई, 1/2 में, ये वाली लाइन क्या होगी, अलाउड होगी। 1/2 से माइनस 1/2 में जाऊँगा तो वो भी क्या होगी, अलाउड होगी। अब प्लस 1/2 से कहाँ जाऊँ मैं, प्लस 1/2, ये वाली लाइन आ सकती है भाई 2,
एक प्लस 2 बटा से कितने जब मैं चला जाऊँ प्लस 3/2, तो ये भी क्या होगी भाई 3। अब चेक करो, अपर माइनस लोअर करते हैं, इसको चेक करूँ मैं 3/2 को 3/2 माइनस 1/2 कितना 2 2 3 माइनस 1 बराबर 2/2 यानी 1 आ रहा है। फॉलो ऐसे ही प्लस 1/2 में से माइनस 1/2 करूँ तो कितना आया भाई 0। प्लस 1/2 में से कितना करूँ भाई माइनस 1/2, सॉरी माइनस 1/2 में से माइनस 1 माइनस 1। तो यानी कि ये फॉलो हो रहा है। ऐसे देखना अपन को, लाइंस को निकालना आना चाहिए। माइनस 1/2 में से माइनस 3/2 ये भी तो अलाउड है। माइनस 1/2 से माइनस 1/2 में भी अलाउ हो सकता है भाई, और माइनस 1/2 से प्लस 1/2 में ये भी अलाउड हो सकता है। यानी कि टोटल कितनी लाइन आएगी भाई 6 लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड, यानी 6 लाइन। कोई अगर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग लाइन पूछे तो 6 लाइन, और अगर ये वाली लाइन पूछे केवल कौन सी लाइन, कौन सी लाइन थी भाई वो स्प्लिटिंग लाइन। स्प्लिटिंग लाइन केवल कितनी है इसमें 2, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग लाइन कितनी है 6। तो ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं अपन लाइंस कैलकुलेट करते हैं मोसवेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुई, ये वाली जो लाइंस थी प्लस माइनस 1/2 और प्लस 3/2 प्लस ये जो 3 लाइनें थी ये क्या हुई अपने एनर्जी लेवल में मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुई स्प्लिट हो गई और अपने अलग अलग में हो गई। यानी प्लस 1/2 माइनस 1/2 आपस में अलग हो गए। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो ये बातें जो होती है वो अपन कहाँ पढ़ते हैं भाई, कहाँ पढ़ते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के अंदर। अब देखो एक एग्जांपल और करना चाहिए अपन यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल है, ऐसे 2 स्प्लिटिंग में बट रहा है अपने, किसमें 3/2 था यहाँ पे, यहाँ पे मान लिया अपन ने 5/2 है एक्साइटेड और ग्राउंड की स्टेट की। तो जब 3/2 था 3/2 प्लस क्या था 1/2, तो 2 3 प्लस 1 क्या हुई 4/2, यानी ये 2 में स्प्लिट हो रहा है, 2 में स्प्लिट हो गई। चलो इसको मैं 2 में स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये लो प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2 में ये यहाँ पे मैं 5/2 को 1/2 से जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6/2, और ये कितने में हुई स्प्लिट 3 में। तो यहाँ पे जब ये 3 में हुई 1 और 2 और 3 में मान लो प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 5/2। अब ये क्या थी EFG क्वार्टर पोल नोड की प्रेजेंस में EQ नॉट इक्वल टू 0 था भाई। ठीक है भाई, अब मैं किस में करूँ मैग्नेटिक फील्ड B नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग चाहिए मेरे को। ये तो क्या थी भाई यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, कितनी लाइन मिली थी यहाँ पे अपन को, कितनी लाइन मिलती है भाई 1 2, यहाँ से यहाँ भी मिलती है 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5 और 6 लाइन मिल जाती है इसमें यहाँ पे। लेकिन अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करेगा 1/2 अपने में कितने में स्प्लिट होगा 1/2 कितनों में स्प्लिट होगा भाई प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2। 3/2 कितने में होगा स्प्लिट, 3/2 को अगर मैं स्प्लिट करूंगा कितने में होगा भाई 1 2 3 और 4, यानी 3 माइनस 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस प्लस 3/2। ठीक है भाई, इसके अलावा ये कितने में स्प्लिट होगा 2 में, प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2। ऐसे ये कितने में होगा 3 में, ऐसे स्प्लिट होगा भाई, ऐसे स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल लाइंस जो आएगी भाई साहब
पे एक गलती कर दी भाई अपन ने, ये वाली लाइन ऐसे नहीं आएगी भाई, यहाँ पे 3/2, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये कितने में स्प्लिट होगी, 2 में, प्लस 3/2 माइनस 3/2 प्लस 3/2, ये वाली 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये वाली 3/2 माइनस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 माइनस 5/2। तो ऐसे टोटल लाइन आएगी, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या करना है, अपन को लाइंस देखनी कितनी लाइन, प्लस 1/2 से मैं किस में जाऊँ भाई, प्लस 1/2 से अगर मैं जाता हूँ माइनस 1/2 में, 3/2 में, 1/2 में, फिर मैं जाऊँ यहाँ से कहाँ से कहाँ तक भाई, 3/2 माइनस 1/2 कितना आएगा, 2/2, 1, ये भी अलाउड है। अब मैं जाऊँ 1/2 से 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, माइनस, ये भी अलाउड है। तो ऐसे जब अपन इनमें लाइंस निकालेंगे तो टोटल 12 लाइंस आएगी भाई, टोटल 12 लाइन, टोटल कितनी आएगी, 12 लाइन। तो अगर जब आप कैलकुलेट करोगे या निकालोगे तो टोटल 12 लाइन आएगी। प्लस यहाँ से भी जा सकते हो आप, प्लस 1/2 से भी, ठीक है भाई, प्लस 3/2 से भी जा सकते हो, यहाँ वाला ये वाला यहाँ नीचे आ जाएगा 3/2, या यहाँ से भी कर सकते हो आप लोग। 3/2 से अगर यहाँ पे जाए 3/2 तब 1 अलाउड हो जाएगा, 3/2 से प्लस माइनस 3/2 में जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन को टोटल 12 लाइंस मिलेगी। तो ये वाली जो लाइंस आएगी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग लाइंस होगी, और ये वाली जो लाइन आएगी वो आएगी स्प्लिटिंग लाइन। तो ऐसे अपन को यहाँ पे लाइंस कैलकुलेट करनी होती है, लाइंस को निकालना पड़ता है भाई। अब मैं अब क्या होगा, इसके अंदर अपन ने क्या देखी, जीमान स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रम, यानी ये क्या आप थे अपने स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स थे जो अपन ने देखे डिटेल से भाई। तो अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज, स्पेक्ट्रल पैरामीटर से रिकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा, रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रा देखा अपन ने, रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में देखा कि डेल्टा की वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में आई थी। फिर केमिकल शिफ्ट यानी स्पेक्ट्रो पैरामीटर देखे, उसमें मोसबेरी स्पेक्ट्रा के अंदर देखा। यहाँ पे अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी अपन ने पैरामीटर्स, 1 2 3 पढ़ी। एक केमिकल शिफ्ट के बारे में देखा, डेल्टा के बारे में, डेल्टा जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल R/R साइन इंटू साइन 0 का स्क्वायर था, ये वाली बात थी भाई। वो इसकी साइज और डेंसिटी भी क्या था, रिलेटेड था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसके बाद में अपन ने देखा स्प्लिट, अपन ने फिर देखा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड गार्डियंट के बारे में देखा था भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड गार्डियंट क्या होते हैं, क्वार्टर पोल इंटरेक्शन जिसे बोले थे अपन, EFG 0 और EFG नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे भाई तीनों, नेट और गेट के तरीके से भी और आपके MSc फाइनल वालों के भी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई ये। इनमें लाइंस निकालना आना चाहिए अपन को। ये वाली जो वैल्यू है आई की, ये वाली वैल्यू अपन को मोस्ट है भाई, ये याद होना जरूरी है भाई, ये याद ही करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है ना। फिर अपन जीमान स्प्लिटिंग देखी, जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं अपने स्पेक्ट्रा, यानी ये 1/2 क्या होगा, प्लस माइनस 1/2 अपने एनर्जी में सेपरेट हो जाएगा, माइनस 1/2 और प्लस 1/2 में अलग अलग सेपरेट हो जाता है। तो ये बातें जो अपन ने डिस्कस की है वो क्या थी भाई, क्या था आज का टॉपिक, मोसबेर का स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स ऑफ मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है भाई। ये बातें अपन ने डिस्कस करी है, ठीक है। और एग्जाम्पल कर सकते हो आप, इसमें करना चाहो तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है भाई।
अब अपन क्या देखेंगे, अब आगे अपन क्या देखेंगे कल, आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। आगे अपन देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल्स, जैसे Fe की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे, बॉन्डिंग कैसे होती है इनमें, बॉन्डिंग के बारे में भी देखेंगे, क्या स्पेक्ट्रा आता है इनका, सिंगलेट आता है, डबलेट आता है, ये बातें अपन डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें अपन क्या करेंगे कल डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है भाई। थैंक यू सो मच।